हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें लाठी सीरीज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा कि जो लाठी सीरीज है वो एक भूगर्भीय जल पट्टी है जिसके ऊपर सेवण घास है। कौन सी घास है? सेवण घास है। इसकी लंबाई के बारे में हमने पढ़ा कि ये 64 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर तक है। इसके बाद जो है हम देखते हैं जो सेवण घास, किसके बारे में बात करते हैं अपन? सेवण घास। सेवण घास जो है उसका स्थानीय नाम है वो है लिलोण। क्या नाम है स्थानीय? वो है लिलोण। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सेवण घास है उसका स्थानीय नाम क्या है, तो हमें क्या लिखना है? लिलोण। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखें, वो है लीसियूरुस सीडिकुस। सीडिकुस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। दोनों में से कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो स्थानीय नाम पूछा जाता है या फिर वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। इसके बाद अपन याद रखें जो सेवण घास है ये कौन सी घास है? प्रोटीन युक्त घास है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और गोडावण जो राज्य पक्षी है उसकी प्रजनन स्थली सेवण घास को कहते हैं, क्योंकि सेवण घास में वो अंडों को सुरक्षित, सेवण घास की लंबाई ज़्यादा होती है और वहाँ पे अंडे सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए गोडावण यहाँ पे जो है अंडे देते हैं, इसीलिए इसे गोडावण की प्रजनन स्थली कहते हैं। इसको आप याद रखें। सेवण घास जो है इसे लिलोण कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम लीसियूरुस सीडिकुस है। और गोडावण पक्षी है उसकी क्या है? ये प्रजनन स्थली है और एक प्रोटीन युक्त घास है, सेवण घास। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कुलधरा गांव के। कौन सा गांव? कुलधरा गांव। कुलधरा जैसलमेर में जो कुलधरा गांव है ये इसलिए प्रचलित है, वहाँ वेल मछली के अवशेष मिले हैं। और वेल मछली के अवशेष मिलने से ये बात तय है कि यहाँ पर जो पुराने समय में क्या है? सागर था। तो यही एक 33 सागर का महत्वपूर्ण जो है प्रमाण है। कौन सा? कुलधरा गांव में वेल मछली के अवशेष का प्राप्त होना। तो कौन सा गांव? कुलधरा गांव जैसलमेर। कुलधरा गांव जैसलमेर। और यहाँ पे क्या है? वेल मछली के, किसके? वेल मछली के अवशेष मिले हैं। वेल मछली के अवशेष मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है हमें? 33 सागर के बारे में पता चलता है कि ये जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष था? 33 सागर का। 33 सागर का प्रमाण मिलता है। 33 सागर का प्रमाण मिलता है। वापस देखते हैं, हम जो भौगोलिक संरचना पढ़ रहे थे उसके बाद हमने बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये कौन से प्रदेश में आते हैं? बालूका स्तूप मुक्त में कौन कौन से प्रदेशों के बारे में चर्चा की हमने? लाठी सीरीज के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हममादा जो है जो उसके बारे में चर्चा की, मगरा के बारे में चर्चा की। ये सब क्षेत्र हैं ये किस में आते हैं? ये बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में आते हैं। उनमें फिर हमने पढ़ा कुलधरा गांव जैसलमेर में है। और ये क्यों मायने रखता है, क्यों अपन इसको पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर वेल मछली के अवशेष मिले हैं और एक प्रमाण है कि जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष था? 33 सागर का। इसके बाद जो है आकल गांव। कौन सा गांव? आकल गांव। ये आकल गांव भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ पर क्या है? एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है? जीवाश्म पार्क है। क्या है? जीवाश्म पार्क है। इसको आप याद रखिए, क्या नाम है? जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क। हमें पता है कि जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर कई जगह पर क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और अवसादी चट्टानों से जीवाश्म ईंधन निकलते हैं। और वहीं पर क्या है? आकल गांव में जीवाश्म पार्क है। राष्ट्रीय मरु उद्यान भी वहीं पर है। कौन सा गांव है? आकल गांव। तो इस तरह ये जैसलमेर के दो प्रमुख
जो गांव है कुलधरा गांव और आकल गांव। ये था हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे जो बालू का स्तूप युक्त है, जहाँ पे धोरे पाए जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े टीले हैं, जिस मरुस्थल का वो भाग, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये दोनों हम भाग पढ़ रहे हैं। ये किसके भाग है? ये उच्चावच के आधार पर हमने जो विभाजन किया था उसके भाग है। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर जो हमने मरुस्थल का विभाजन किया था उसके भाग है। उच्चावच के आधार पर हमने विभाजन किया था। हमने दो प्रकार का विभाजन किया था। पहला था बालू का स्तूप युक्त, और ये मरुस्थल में कितना प्रतिशत है? बालू का स्तूप युक्त है 58.50%। वहीं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और वो है 41.50%। बालू का स्तूप युक्त वो प्रदेश है जहाँ पर धोरे पाए जाते हैं, बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। जहाँ मरुस्थल फैला हुआ है वो कितने % भाग पर फैला हुआ? 58.50। वहीं जहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था हममादा, अवसादी चट्टानें, वो कितने भाग पर है मरुस्थल के? 41.50। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मगरा आते हैं। मगरा में हमने पढ़ा था जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती है वो मगरा कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा लाठी सीरीज के बारे में। फिर हमने पढ़ा कुलधरा गांव के बाद में आकल गांव, कुलधरा गांव और आकल गांव। अब हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अभी जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है इसमें क्या पाए जाएंगे? बड़े बड़े धोरे पाए जाएंगे, बड़े बड़े टीले पाए जाएंगे, और इन टीलों का भी विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। तो इन टीलों का जो विभाजन किया था वो सबसे पहले जो किया था वो किया था वैगनॉल्ड ने। किसने किया? वैगनॉल्ड ने। और ये किया 1933 में। याद रखें, राजस्थान में टीलों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? वैगनॉल्ड ने, और वो किया 1933 में। इसने टीलों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहला था बरखान और दूसरा था सीफ। ठीक है। सबसे पहले जो टीलों का वर्गीकरण किसने किया? वैगनॉल्ड ने किया। कब किया? 1933 में किया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक का नाम बरखान और एक का नाम सीफ। ये जो विभाजन है, हम आगे जो विभाजन पढ़ेंगे उसमें इन सब की परिभाषाएं आएंगी, क्योंकि ये विभाजन आगे चलकर जो व्यक्ति विभाजन करेंगे उसमें शामिल होंगे। दूसरा जो विभाजन है वो किसने किया? हेकी ने। पहला जो विभाजन किया था किसका? बालू के स्तूप हैं, जो टीले हैं, इनका विभाजन सबसे पहले वैगनॉल्ड ने किया था 1933 में। दूसरा विभाजन हेकी ने किया 1941 में। और इन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला जो भाग था वो था अनुधैर्य बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है। सबसे पहले वैगनॉल्ड ने, उसके बाद हेकी ने किया 1941 में। कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। अनुधैर्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद तीसरा जो विभाजन किया वो किया मैकी ने, और हम उसी विभाजन को पढ़ते हैं। तीसरा विभाजन किया मैकी ने, और ये विभाजन किया 1979 में। कब किया? 1979 में मैकी ने
जो बालू का स्तूप है, जो टीलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 8 भागों में। कितने भागों में किया? 8 भागों में। पहला भाग है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा है बरखान या बरछान बालू का स्तूप। उसके बाद नंबर 4 है तारा बालू का स्तूप। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। छः पे है अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। उसके बाद है सब्र काफीज, सब्र काफीज। और 8वें नंबर पे है पैराबोलिक बालू का स्तूप। वापस देखते हैं। सबसे पहले जो विभाजन किया, जो टीलों का वर्गीकरण किया, वो वैगनॉल ने किया, 1933 में किया। 2 भागों में किया। कौन कौन से भाग थे? बरखान, एक तो था बरखान, दूसरा था सीफ। उसके बाद हेकी ने किया 1941 में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप। उसके बाद जो लास्ट में किया वो क्या? मेकी ने किया 1979 में किया। कितने भागों में किया? 8 भागों में। सबसे पहला भाग है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान या बरछान बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप और सब्र काफीज और पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये 8 प्रकार के बालू का स्तूपों में उन्होंने विभाजित किया। किसने किया? मेकी ने। तो इसको याद रखें, मेकी ने कितने में किया, हैकी का सबका आपको सन जो वर्ष याद रखना है। इसके अलावा कितने कितने भागों में विभाजन किया उसको आप याद रखें। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पहला जो है वो है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये अनुदैर्ध्य का मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। पवन की दिशा के समांतर जो बालू के जो टीले होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इनकी आकृति इस प्रकार होती है और पवन की दिशा के समांतर ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसका एक और नाम है रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप। क्योंकि यह टीले एक समांतर रेखा में बढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, रेखीय बालू का स्तूप। इसके अलावा एक और इनका नाम है, वो है सीफ बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप। जो वैगनॉल ने 2 भागों में बांटा था उनमें से एक था सीफ बालू का स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, इसके 2 नाम हैं, एक है रेखीय बालू का स्तूप और सीफ बालू का स्तूप। इसे क्यों कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप? क्योंकि पवन की दिशा के समांतर एक रेखा में गति करते हैं, इसीलिए इसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है
ये क्या है, हवा के दिशा के लंबवत। क्या है, हवा की दिशा के लंबवत। जब हवा चलती है, जब हवा धोरों को आगे लेके जाती है, तो कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि मरुस्थल में भी कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं या कुछ अवरोध आ जाता है, मार्ग में क्या आ जाता है, अवरोध आ जाता है। जैसे पवन की दिशा इस तरफ है और ये टीलों को आगे की तरफ लेके जा रही है, जैसा कि हमने अनुधेरे में पढ़ा है। लेकिन कई बार क्या होता है, आगे की तरफ पहाड़ी या कोई अवरोध आ जाता है, इस कारण ये पहाड़ी के समांतर और पवन की दिशा के लंबवत। समांतर का अर्थ है पहाड़ी के इस तरफ, इस तरह समांतर समकोण बना लेती है। इसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इन्हें क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप हवा की, पवन की दिशा के क्या होते हैं, समकोण होते हैं, लंबवत होते हैं, इसीलिए इन्हें समकोणीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। समकोणीय बालू का स्तूप। ये हवा की दिशा के लंबवत बनते हैं, इसीलिए इन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। ये जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्रों में होते हैं। जबकि जो अनुप्रस्थ वाले हैं, ये उन क्षेत्रों में होंगे जहाँ पर चट्टानें पाई जाएगी, हममादा जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर होंगे ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में कौन से बनेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसके बाद है बरखान बालू का स्तूप। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बरखान बालू का स्तूप, कई एग्जाम में आया हुआ है कि जो बरखान बालू का स्तूप है वो किस प्रकार का होता है। तो ये जो बरखान है ये अर्धचंद्राकार होते हैं। सबसे पहले तो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाले होते हैं, सबसे तेज और अर्धचंद्राकार। तो गतिशील, याद रखें, गतिशील तथा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या टीले। गतिशील तथा अर्धचंद्राकार, गतिशील और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या टीले क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। याद रखें, बरखान बालू का स्तूप कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं तथा अर्धचंद्राकार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। और मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी, किसके लिए, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मरुस्थल का प्रसार करना। तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल का प्रसार जो करते हैं वो कौन से करते हैं, बरखान बालू का स्तूप। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, फिर पढ़ा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो हवा की दिशा के लंबवत है। बरखान जो है ये अर्धचंद्राकार है और गतिशील है, ये निरंतर बढ़ते रहते हैं, तीव्र गति से बढ़ते रहते हैं। इनके जो क्षेत्र है उसको अपन देख लेते हैं। ये जो बरखान है ये भालेरी कहाँ है, चूरू में। भालेरी चूरू में सबसे ज़्यादा बरखान स्तूप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू और जोधपुर में। ठीक है,
तो बरखान एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बरखान बालू का स्तूप है किस क्षेत्र में सर्वाधिक होते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। चूरू, सीकर, झुंझुनू में सर्वाधिक मिलते हैं आपको। तो और फेमस है भालेरी चूरू के जो बरखान है वो सबसे ज़्यादा है और वो प्रसिद्ध है। भालेरी चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? बरखान बालू का स्तूप के लिए। इसके अलावा सीकर, चूरू और झुंझुनू और जोधपुर, इन चारों में सबसे ज़्यादा मिलते हैं बरखान बालू का स्तूप। इसके बाद है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप। अब ये तारा बालू का स्तूप जो होता है, इसमें क्या होता है कि इनकी आकृति, बालू का स्तूप की आकृति कैसी बन जाती है? तारे के समान, या तो किसी चट्टान की वजह से, या इस जो इनकी जो स्थिति होती है ऐसी होती है कि एक तारे के समान ये एक गोल आकार में बन जाते हैं, इसीलिए इसे तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तो वह बालू का स्तूप जिसकी आकृति किसके समान होती है? तारे के समान, उसे क्या कहते हैं? तारा बालू का स्तूप। वह बालू का स्तूप जिसकी आकृति तारे के समान होती है। वह बालू का स्तूप जिसकी आकृति तारे के समान होती है उसे क्या कहा जाता है? तारा बालू का स्तूप। और ये मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर दोनों जगह ज़्यादा मात्रा में या सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़, जैसलमेर, और दूसरा कौन सा है? सूरतगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप। अब बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप जिनकी आकृति आधे चांद के जैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है, किंतु वे इतने गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है, बरखान और पैराबोलिक में ज़्यादा अंतर नहीं है। बरखान और पैराबोलिक जो है उनमें केवल इतना अंतर है कि बरखान गतिशील होते हैं, जबकि पैराबोलिक धीरे धीरे, काफ़ी धीरे धीरे मरुस्थल में बढ़ते हैं। लेकिन इनकी आकृति दोनों की एक जैसी होती है। कैसी होती है? अर्धचंद्राकार, इस तरह की इनकी आकृति होती है। जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं ये पूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये हर जगह मिल जाएंगे आपको, जैसलमेर, बाड़मेर, सभी जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपको पैराबोलिक बालू का स्तूप जो होते हैं वो मिलते हैं, क्योंकि ये पूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्ण मरुस्थल में। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से बालू का स्तूप है जो पूर्ण मरुस्थल में सब जगह पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब पढ़ते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। ये नेटवर्क बालू का स्तूप जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा और हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ और हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला के रूप में है। इन्हें क्या कहा जाता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। राजस्थान के हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य, हरियाणा के
मध्य एक श्रृंखला के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेटवर्क बालू का स्तूप जो है कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो वो हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य पाया जाता है। ठीक है, ये एकमात्र है जो राजस्थान के बाहर तक पाए जाते हैं। कौन से? नेटवर्क बालू का स्तूप, हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य। एक एक बालू का स्तूप जो है इंपॉर्टेंट है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो पूछा जा सकता है, उसकी आकृति कैसी है वो पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखें, नेटवर्क बालू का स्तूप जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद है सब्र काफीज। सब्र काफीज रेगिस्तान में या मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, जो मरुस्थलीय झाड़ियाँ होती है उनके आसपास में हवा के बहाव के कारण छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, जो कि किसी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई यात्री आराम से सफ़र करते हुए थक के बैठ सकता है, इस तरह की उनकी आकृति बन जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? सब्र काफीज। सब्र काफीज तो कौन से होते हैं? मरुस्थल में झाड़ियों के आसपास बने रेत के छोटे टीले, ये छोटी सी झाड़ी है रेगिस्तान में, और उसके आसपास में यहाँ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। दोनों तरफ। तो इस तरह का जो बालू का स्तूप बनता है उसे क्या कहा जाता है? सब्र काफीज। मरुस्थल में झाड़ियों के आसपास बने रेत के छोटे टीले सब्र काफीज कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टीले अपन पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी भी टीले में से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इन टीलों को आप ध्यान से पढ़े, मैं पढ़ा रहा हूँ। इनका हर एक पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से क्षेत्र में इनका विस्तार है, इनकी आकृति कैसी है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। हर एग्जाम में कम से कम कई बार देखा गया, लगभग इसमें से क्वेश्चन बनता ही है कि ये टीला किस क्षेत्र में है, इसकी आकृति कैसी है, तथा इसका विस्तार किन जिलों में है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है टीलों के बनते रहते हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप देखें। अंत में है अवरोधी। कौन सा? अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप। तो इस प्रकार के जो स्तूप होते हैं ये किसी झाड़ी की वजह से, किसी चट्टान की वजह से या किसी इस ऐसे क्षेत्र की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और रुक जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अवरोधी बालू का स्तूप। जो निरंतर चले आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी अवरोध की वजह से, किसी पेड़ या किसी चट्टान की वजह से ये रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अवरोधी बालू का स्तूप। ये वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। वे बालू का स्तूप जो किसी अवरोध के कारण स्थिर हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अवरोधी बालू का स्तूप। तो इस प्रकार से हमने आज बालू का स्तूपों के बारे में चर्चा की, लाठी सीरीज के बारे में चर्चा की। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब अपन कल जो है इसके बाद हम पूरा जो हमने ये पढ़ा है, भौगोलिक जो प्रदेश पढ़ा है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो कांस्टेबल जो पेपर आ रहा है उसकी तैयारी कीजिए। और इनमें से जो क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भौतिक स्वरूप में से, तो इसके वीडियोज़ आप देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।